नमस्ते, दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे व्यापार युद्ध और वैश्विक आर्थिक बदलावों पर। नमस्कार। आजकल ये ट्रेड वॉर्स, खासतौर पर अमेरिका और चीन के बीच जो चल रहा है, ये बहुत सुनने में आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो लग रहा था दुनिया एकदम खुल गई है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना था, ट्रेड बढ़ रहा था, टैरिफ कम हो रहे थे। हाँ, बिल्कुल। पर अब लगता है हवा बदल रही है ना। देश अपनी इकोनॉमी को बचाने की, अपने लोगों को पहले रखने की बात ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। 21वीं सदी में ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म की भावना, मतलब अपने घरेलू उद्योगों को बाहरी कंपटीशन से बचाने की सोच, ये फिर से काफी मजबूत हो गई है। और 2018 में शुरू हुआ अमेरिका चीन ट्रेड वॉर इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है। हाँ, ये तो है। इसने सिर्फ उन दो देशों को ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन्स पर, सोचने के तरीके पर गहरा असर डाला है। सही बात है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये सब होता क्यों है, कैसे बढ़ता है और इसका नतीजा क्या निकलता है। अच्छा, तो ये प्रोटेक्शनिज्म मतलब अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने की नीति, इसके पीछे क्या सोच होती है? क्योंकि आमतौर पर तो फ्री ट्रेड यानी बिना रोक टोक के व्यापार को ही अच्छा माना जाता है ना, कि सबको फायदा होता है। हाँ, देखो, जो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी है, जैसे डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज का आइडिया, वो यही कहता है कि अगर हर देश वो चीज़ बनाए जिसमें वो सबसे अच्छा है और फिर आपस में ट्रेड करें तो सबको फायदा होगा, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होगा। हाँ, वो तो पढ़ा है। लेकिन प्रोटेक्शनिज्म के पीछे भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। एक बहुत पुराना तर्क है इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन का। अच्छा, इन्फेंट इंडस्ट्री मतलब जैसे छोटे बच्चे को संभालते हैं वैसे नई इंडस्ट्री को संभालना। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही। मान लीजिए किसी डेवलपिंग कंट्री में कोई नई इंडस्ट्री शुरू हुई है, जैसे कार बनाना या शायद इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, अब वो सीधे दुनिया की बड़ी जमी जमाई कंपनियों से compete नहीं कर सकती शुरुआत में। नहीं कर सकती। हाँ, तो सरकार सोचती है कि कुछ समय के लिए बाहरी कंपटीशन से इसे बचाया जाए, टैरिफ लगाकर या कोटा लगाकर। ठीक है। ताकि ये इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी हो सके, टेक्नोलॉजी सीख सके, स्किल्ड लेबर तैयार कर सके, मतलब थोड़ी मैच्योरिटी आ जाए। अच्छा। फिर बाद में वो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएगी। ये सोच काफी पुरानी है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिच लिस्ट जैसे लोगों ने इसकी बात की थी। मेक सेंस। और क्या कारण होते हैं, मतलब और क्यों देश ऐसा करते हैं? एक और वजह है जिसे स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। ये थोड़ी कह सकते हैं मॉडर्न सोच है। स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी, ये क्या है? देखो, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जैसे एरोस्पेस या सेमीकंडक्टर, जहां बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने से कॉस्ट कम होती जाती है, जिसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। हाँ। या फिर जहां नई टेक्नोलॉजी विकसित होने से दूसरी इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलता है, मतलब टेक्नोलॉजिकल स्पिलओवर्स। अच्छा। ऐसे में सरकारें सोच सकती हैं कि अगर हम अपनी डोमेस्टिक कंपनी को सब्सिडी दें या दूसरी तरह से मदद करें तो वो ग्लोबल मार्केट में बाजी मार सकती है। और इसका फायदा फिर पूरे देश को होगा। ये थोड़ा गैम्बल जैसा है, पर देश ये दांव खेलते हैं। अच्छा, मतलब फ्यूचर इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने की कोशिश एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर एक बहुत सीधा और शायद सबसे मजबूत कारण है नेशनल सिक्योरिटी का। राष्ट्रीय सुरक्षा। हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल। रक्षा के लिए जरूरी सामान या आजकल के जमाने में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, 5G इक्विपमेंट, देश नहीं चाहते कि इनके लिए वो किसी दूसरे देश पर, खासकर किसी विरोधी देश पर निर्भर रहें। सही बात है। तो भले ही बाहर से मंगाना सस्ता पड़े, वो इन्हें अपने देश में ही बनाना या इनकी सप्लाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल वाजिब लगता है। और वो ट्रेड डेफिसिट वाली बात जो अमेरिका और चीन के बीच बहुत थी। हाँ, एड्रेसिंग ट्रेड इम्बैलेंसेस। जब कोई देश लगातार इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम, मतलब एक बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हाँ। तो चिंता बढ़ती है कि देश की संपत्ति बाहर जा रही है, घरेलू नौकरियां कम हो रही हैं। तब सरकारें इंपोर्ट कम करने के लिए टैरिफ जैसे कदम उठा सकती हैं, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि सामने वाला देश गलत तरीके अपना रहा है। गलत तरीके जैसे अपनी करेंसी को जानबूझकर सस्ता रखना ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, जिसे करेंसी मैनिपुलेशन कहते हैं, या अपनी कंपनियों को गलत तरीके से सब्सिडी देना ताकि वो सस्ते में बेच सकें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अच्छा, समझा। तो ये तो हुए कारण, पर ये ट्रेड वॉर शुरू होकर बढ़ता कैसे है? क्या इसका कोई पैटर्न होता है? एक के बाद एक क्या होता है? हाँ, अक्सर एक तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। इसे एक एक्शन रिएक्शन का सिलसिला समझ सकते हैं। पहला कदम क्या होता है? पहले
एक देश किसी खास प्रोडक्ट या सेक्टर पे टैरिफ लगाता है, ठीक है, या कोई और रिस्ट्रिक्शन जैसे कोटा लगा दिया, ठीक है। फिर आती है जवाबी कार्रवाई, मतलब रिटेलिएशन। दूसरा देश चुप नहीं बैठता। हाँ, वो भी कुछ करेगा। बिल्कुल। वो भी पहले देश के सामान पर टैरिफ लगाता है। अक्सर वो ऐसे प्रोडक्ट्स चुनता है जिससे पहले देश को राजनीतिक रूप से ज्यादा चोट पहुंचे। अच्छा, जैसे कि वहां के किसानों के प्रोडक्ट्स या किसी खास इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स जो किसी खास इलाके में बनते हों। ओ, मतलब पॉलिटिकली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। फिर तीसरा स्टेप होता है एस्केलेशन, यानी मामला बढ़ना और बढ़ जाता है। हाँ, दोनों तरफ से, और ज्यादा सामानों पर और ऊंचे रेट पर टैक्स लगने लगते हैं। लिस्ट लंबी होती जाती है। टैरिफ 10% से 25% हो जाते हैं, और भी ज्यादा। बाप रे। चौथा पॉइंट है कोलैटरल डैमेज, यानी दूसरों पर असर, मतलब जो लड़ नहीं रहे उन पर भी। हाँ, इस लड़ाई का असर सिर्फ इन दो देशों तक नहीं रहता। जो देश सीधे इसमें शामिल नहीं हैं, उनकी भी सप्लाई चेन बिगड़ जाती है, उनके एक्सपोर्ट मार्केट पर असर पड़ता है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी फैल जाती है। ये तो बुरा है। और फिर आखिर में पांचवा स्टेप, या तो रेजोल्यूशन होता है या इंट्रेंचमेंट। मतलब या तो बातचीत से कोई समझौता होता है, टैरिफ हटाए या कम किए जाते हैं, या फिर ये तनाव लंबे समय तक बना रहता है। टैरिफ लागू रहते हैं और दोनों देश एक दूसरे से आर्थिक रूप से और दूर होने लगते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल स्कूल के झगड़े जैसा लग रहा है, जो बढ़ता ही जाता है और आसपास के लोगों को भी चपेट में ले लेता है। क्या इतिहास में ऐसा बड़ा ट्रेड वॉर हुआ है जिससे हम कुछ सीख सके? कोई उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। सबसे कह सकते हैं कुख्यात उदाहरण है 1930 का अमेरिका का स्मूट-हॉली टैरिफ एक्ट। स्मूट-हॉली? ये क्या था? ग्रेट डिप्रेशन का दौर था। अमेरिका ने सोचा कि अपने किसानों और इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इंपोर्टेड सामानों पर टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। हजारों चीजों पर टैरिफ बढ़ा दिए गए, इतिहास के सबसे ऊंचे स्तरों पर। तो क्या इससे अमेरिका बच गया, उनकी इकोनॉमी सुधर गई? बिल्कुल नहीं, नतीजा बहुत बुरा हुआ, एकदम उल्टा। अरे? दूसरे देशों ने इसे इकोनॉमिक अटैक माना, और उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए। अच्छा। इससे ग्लोबल ट्रेड एकदम ठप हो गया। माना जाता है कि इसने ग्रेट डिप्रेशन को और ज्यादा गहरा और लंबा बना दिया। 1929 से 1934 के बीच दुनिया का व्यापार लगभग 2/3, मतलब करीब 66% कम हो गया था। बाप रे, 66%! ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि प्रोटेक्शनिज्म का रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब सब मिलकर काम करने की जरूरत हो। बिना सोचे समझे लगाया गया प्रोटेक्शनिज्म सबको डुबा सकता है। युद्ध के बाद दुनिया के नेताओं ने महसूस किया कि आर्थिक दुश्मनी भी युद्ध का एक बड़ा कारण थी। राष्ट्रवाद, प्रोटेक्शनिज्म। हाँ। तो एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई जिसमें व्यापार बढ़े और झगड़े कम हो। इसी सोच के साथ 1947 में गैट बना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गैट? हाँ, गैट। ये एक तरह का क्लब था जहां सदस्य देश बैठकर टैरिफ कम करने पर बातचीत करते थे, राउंड्स में। अच्छा, बातचीत के दौर? हाँ, कई दौर चले, जैसे कैनेडी राउंड, टोक्यो राउंड, उरुग्वे राउंड। और धीरे धीरे टैरिफ काफी कम हो गए। जो औसतन 20% से ऊपर थे, वो घटकर 5% के आसपास आ गए। काफी कमी आई। बहुत। फिर 1995 में गैट की जगह WTO ने ले ली, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO, हाँ, इसका दायरा और बड़ा था। इसमें सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी शामिल थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें झगड़े सुलझाने का एक प्रॉपर सिस्टम था, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अच्छा, एक कोर्ट जैसा? हाँ, एक तरह से। इस पूरे दौर में करीब 1950 से 2008 के आसपास तक ग्लोबल ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ा। ग्लोबलाइजेशन पीक पर था। और वो जापान अमेरिका वाला मामला क्या था 70, 80, 90 के दशक में? वो भी तो काफी टेंशन वाला दौर था, सुना है। हाँ, वो एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी है। उस समय जापान एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनकर उभर रहा था। हाँ, जापानी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल। गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट अमेरिका में बाढ़ की तरह आ रहा था। अमेरिकी कंपनियों, खासकर ऑटो इंडस्ट्री को बहुत मुश्किल हो रही थी। नौकरियां जाने का डर था। तो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए? नहीं, सीधे तौर पे वैसा बड़ा ट्रेड वॉर नहीं हुआ जैसा चीन के साथ हुआ। इसे मैनेज करने की कोशिश की गई। अच्छा। कैसे? कई तरीकों से। जैसे जापान ने खुद ही दबाव में आकर अपनी गाड़ियों का एक्सपोर्ट कम करने पर सहमति जताई। इसे वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स या VERs कहते हैं। मतलब खुद ही रोक लगा ली। हाँ, दबाव था। फिर 1985 में एक बड़ा समझौता हुआ, प्लाजा अकॉर्ड। इसमें अमेरिका, जापान और कुछ यूरोपीय देशों ने मिलकर डॉलर की वैल्यू कम की और जापानी येन
और जर्मन मार्क की वैल्यू बढ़ाई। अच्छा, करेंसी से खेला। हाँ, इससे जापानी सामान अमेरिका में अपने आप महंगे हो गए और अमेरिकी सामान सस्ते। सेमीकंडक्टर के लिए भी खास समझौते हुए कि जापान अपना मार्केट खोलेगा और अमेरिकी चिप्स खरीदेगा। तो मतलब बातचीत से हल निकालने की कोशिश हुई। हाँ, और खास बात यह है कि ये सब दोस्तों के बीच हो रहा था, एलाइज थे वो कोल्ड वॉर के दौर में। तो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट अलग था, लेकिन इसने भविष्य की झलक दिखा दी थी कैसे टेक्नोलॉजी कंपटीशन, ट्रेड इम्बैलेंस और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बड़े मुद्दे बनने वाले थे। इंटरेस्टिंग। तो मतलब ट्रेड टेंशन को मैनेज किया जा सकता है अगर इरादा हो और हालात साथ दे। चलिए, अब आज के सबसे बड़े अखाड़े पर आते हैं, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर। इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये अचानक तो शुरू नहीं हुआ होगा, इतने सालों से ट्रेड तो चल ही रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई सालों से सुलग रहा था। कई बड़े मुद्दे थे जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। क्या थे वो मुद्दे? सबसे पहला और सबसे ज्यादा दिखने वाला मुद्दा था ट्रेड इम्बैलेंस। अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कितना? 2018 तक ये गुड्स में $419 बिलियन तक पहुंच गया था। अमेरिका में ये चिंता थी कि इससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स चीन जा रही हैं। 419 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी बौद्धिक संपदा का। आईपी मतलब टेक्नोलॉजी, डिजाइन ब्रांड्स। अमेरिका का आरोप था कि चीनी कंपनियां अमेरिकी टेक्नोलॉजी या तो चुराती हैं साइबर जासूसी के जरिए, या फिर अमेरिकी कंपनियों को चीन में काम करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी साझा करने पर मजबूर किया जाता है, जिसे फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते हैं। अच्छा। और चीन में आईपी राइट्स का प्रोटेक्शन भी कमजोर माना जाता था। मतलब कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह आसानी से कॉपी हो जाते थे। टेक्नोलॉजी की लड़ाई, ये तो गंभीर आरोप थे। हाँ, और इसी से जुड़ा था तीसरा मुद्दा, चीन की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, खासकर उनका मेड इन चाइना 2025 प्लान। मेड इन चाइना 2025? हाँ, ये चीन का प्लान था कि वो रोबोटिक्स, एआई, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एरोस्पेस जैसी हाईटेक इंडस्ट्रीज में ग्लोबल लीडर बनेंगे। अच्छा। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को लगा कि चीन सरकार इसमें पानी की तरह पैसा बहाकर, सब्सिडी देकर अपनी कंपनियों को अनफेयर एडवांटेज दे रही है। इससे ग्लोबल मार्केट में बराबरी का मुकाबला, लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाएगा। ये भी एक चिंता थी। और चौथा था मार्केट एक्सेस। अमेरिकी कंपनियों की शिकायत थी कि उन्हें चीन के बाजार में घुसने में बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ सेक्टर्स में विदेशी कंपनियों के मालिकाना हक पर पाबंदी थी, या उन्हें चीनी पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर बनाना पड़ता था। लाइसेंसिंग की शर्तें मुश्किल थीं, रेगुलेशंस भेदभाव वाले थे। मतलब अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में बिजनेस करना आसान नहीं था। तो ये सारे मुद्दे, ट्रेड डेफिसिट, आईपी चोरी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मार्केट एक्सेस, ये सब मिलकर एक विस्फोटक मिक्सचर बन गए। फिर चिंगारी कब और कैसे लगी? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई मार्च 2018 में। तब अमेरिका ने दुनिया भर से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिए, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर। हालांकि ये चीन पर सीधा निशाना नहीं था, पर वो भी प्रभावित हुआ। हाँ। फिर असली शुरुआत हुई जुलाई 2018 में। तब ट्रंप प्रशासन ने खास तौर पर चीन से आने वाले करीब $34 बिलियन के सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया। इसमें ज्यादातर मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स थे। अच्छा, 25% टैरिफ। फिर चीन ने क्या किया? चीन ने तुरंत जैसे को तैसा जवाब दिया। बिल्कुल उतने ही वैल्यू के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिया। इसमें सोयाबीन, गाड़ियां, हवाई जहाज जैसे प्रोडक्ट शामिल थे। सोयाबीन मतलब किसानों पर निशाना साधा? हाँ, बिल्कुल पॉलिटिकली सेंसिटिव। और फिर ये बढ़ता गया। हाँ, फिर ये सिलसिला चल पड़ा, एक्शन रिएक्शन। सितंबर 2018 में अमेरिका ने चीन के और $200 बिलियन के सामान पर 10% टैरिफ लगाया। 200 बिलियन? हाँ, और धमकी दी कि अगर चीन नहीं माना तो इसे 25% कर देंगे, जो बाद में कर भी दिया गया। इसमें कंज्यूमर गुड्स भी शामिल थे। ओह! चीन ने भी जवाबी कार्रवाई जारी रखी और $60 बिलियन के अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाए। 2019 में अमेरिका ने लगभग बाकी बचे सारे चीनी इंपोर्ट पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। बहुत ज्यादा टेंशन हो गई होगी। फिर कुछ समझौता हुआ? हाँ, आखिरकार जनवरी 2020 में जाकर एक फेज 1 समझौता हुआ। फेज 1? इसमें क्या था? इसमें चीन ने वादा किया कि वो अगले 2 सालों में अमेरिका से करीब $200 बिलियन का अतिरिक्त सामान खरीदेगा, खासकर खेती का सामान और एनर्जी। साथ ही आईपी प्रोटेक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कुछ कदम उठाने का वादा किया। और अमेरिका ने कुछ टैरिफ कम किए और कुछ नए टैरिफ लगाने का इरादा टाल दिया। लेकिन ज्यादातर टैरिफ, खासकर वो $250 बिलियन वाले सामान पर
25% टैरिफ वो तब भी लागू रहे और आज भी हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरह सुलझा नहीं मामला। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक तरह का सीज फायर था। तो इसका असर क्या हुआ अर्थव्यवस्था पर? क्या अमेरिका को वो फायदा मिला जिसके लिए ये सब शुरू किया गया था, जैसे नौकरियां वापस आना, ट्रेड डेफिसिट कम होना? देखिए, इकोनॉमिक रिसर्च तो ज्यादातर यही बताती हैं कि टैरिफ का बोझ आखिर में उसी देश के उपभोक्ताओं, मतलब कंज्यूमर्स, और सामान मंगाने वाली कंपनियों यानी इंपोर्टिंग फर्म्स पर पड़ता है, जो टैरिफ लगाता है। अच्छा। मतलब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो बोझ अमेरिकी लोगों पर पड़ा। हाँ, काफी हद तक यही हुआ। कई स्टडीज ने ये दिखाया। एक काफी मानी हुई स्टडी है अमेटी, रेडिंग, वाइनस्टीन की। उन्होंने पाया कि अमेरिकी टैरिफ का लगभग पूरा बोझ अमेरिकी इंपोर्टर्स और कंज्यूमर्स पर पड़ा। कैसे? क्योंकि चीनी एक्सपोर्टर्स ने अपनी कीमतें डॉलर में कम नहीं की, तो जो इंपोर्टर थे अमेरिका में, उन्हें टैरिफ चुकाना पड़ा और उन्होंने ये कॉस्ट आगे कंज्यूमर को पास कर दी। चीजें महंगी हो गईं। अरे, मतलब सोचा था कि चीन कीमत चुकाएगा, पर चुकाया अमेरिकी लोगों ने। ये तो उल्टा हो गया। काफी हद तक यही हुआ। अनुमान लगाया गया कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का सालाना नुकसान हुआ। नौकरियां जाने से बची नहीं, बल्कि शायद कुछ जगहों पर गईं भी, क्योंकि कंपनियों की लागत बढ़ गई। जवाब है नहीं, ऐसा बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। कुछ गिनी चुनी कंपनियां आई होंगी, लेकिन कोई बड़ी लहर नहीं दिखी। तो फिर क्या हुआ? कंपनियां कहाँ गईं या वहीं रहीं? हुआ ये जिसे ट्रेड डाइवर्जन कहते हैं। ट्रेड डाइवर्जन? हाँ, मतलब ट्रेड का रास्ता बदल गया। सप्लाई चेन चीन से हटकर दूसरे देशों में शिफ्ट होने लगी। अच्छा, कहाँ? वियतनाम, मैक्सिको, ताइवान, मलेशिया, भारत भी कुछ हद तक। इन देशों का अमेरिका को एक्सपोर्ट अचानक बढ़ गया, क्योंकि कंपनियां अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए वहां प्रोडक्शन ले गईं या वहां से सोर्स करने लगी। वियतनाम का नाम तो बहुत सुना था इसमें। वियतनाम सबसे बड़ा लाभार्थी रहा। दिलचस्प बात यह है कि कई चीनी कंपनियों ने भी होशियारी दिखाते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में अपने रीजनल हब बना लिए, ताकि वो मेड इन चाइना का टैग हटाकर अमेरिकी टैरिफ से बच सकें। गजब। मतलब चीजें अमेरिका वापस नहीं आई, बस कहीं और से आने लगी, या चीनी कंपनियां ही रास्ता बदलकर भेजने लगी। निवेश, इन्वेस्टमेंट और खेती, एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ा? इनका तो बहुत जिक्र होता था। इन्वेस्टमेंट पर काफी असर पड़ा। अमेरिका का चीन में नया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI धीमा हो गया, लेकिन चीन का अमेरिका में FDI तो बहुत ही तेजी से गिरा। कितना गिरा? 2016 में पीक पर करीब $46 बिलियन था, जो 2019 तक गिरकर $5 बिलियन से भी कम रह गया। ये दिखाता है कि माहौल कितना बदल गया था, भरोसा कितना कम हो गया था। हाँ, ये तो भारी गिरावट है। और खेती, किसानों का क्या हुआ? हाँ, खेती, एग्रीकल्चर, वो तो सीधी चपेट में आई। जैसा हमने कहा, चीन ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी खेती के सामानों, खासकर सोयाबीन पर भारी टैरिफ लगाए। चीन अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार था। हाँ। नतीजा, अमेरिका का सोयाबीन एक्सपोर्ट चीन को एकदम धड़ाम हो गया। अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हुआ, कीमतें गिर गईं। तो सरकार ने क्या किया? अमेरिकी सरकार को उन्हें बचाने के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी देनी पड़ी। बेल आउट पैकेज, करीब $28 बिलियन दिए गए 2 सालों में। 28 बिलियन? मतलब टैरिफ से जो रेवेन्यू आया होगा वो शायद सब्सिडी में ही चला गया। हाँ, या उससे ज्यादा ही गया। तो नेट फायदा क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अमेरिका में, क्या वहां नौकरियां बढ़ी जैसा वादा था? मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नौकरियां बढ़ी, लेकिन बहुत मामूली। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टैरिफ की वजह से कम और इकोनॉमी की जनरल ग्रोथ की वजह से ज्यादा था। अच्छा। और उसी दौरान एक और चीज हुई, ऑटोमेशन तेज हो गया। कंपनियों ने लेबर कॉस्ट बचाने के लिए रोबोट्स और ऑटोमेशन में ज्यादा इन्वेस्ट किया। एक और दिक्कत हुई, बहुत सी अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए चीन से पार्ट्स या इंटरमीडिएट गुड्स मंगाने पड़ते थे। हाँ, सप्लाई चेन। बिल्कुल, टैरिफ की वजह से उनकी लागत बढ़ गई। इससे उनके कंपेटिटिवनेस पर, यानी ग्लोबल मार्केट में टिके रहने की क्षमता पर उल्टा असर पड़ा। तो कुल मिलाकर ये ट्रेड वॉर सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच की बात नहीं रही, इसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया। एक तरह का रीअलाइनमेंट शुरू हो गया। बिल्कुल, इसने पहले से चल रहे कुछ ट्रेंड्स को बहुत तेज कर दिया। एक बड़ा ट्रेंड है चाइना +1 स्ट्रैटेजी। चाइना +1? हाँ, अब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां समझ गई हैं कि सिर्फ चीन पर निर्भर रहना रिस्की है। जियोपॉलिटिकल रिस्क है, कॉस्ट बढ़ रही है और अब टैरिफ का रिस्क भी है। सही बात है। तो वो चीन में अपना काम रखते हुए भी प्रोडक्शन का एक हिस्सा या एक नया प्लांट किसी दूसरे देश जैसे वियतनाम, भारत, मेक्सिको, इंडोनेशिया में भी लगा रही हैं, रिस्क कम करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, मतलब एक पैर चीन में, दूसरा कहीं और। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है नियर शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग करी हैं, ताकि सप्लाई चेन छोटी हो, ट्रांसपोर्ट का टाइम और कॉस्ट कम लगे और टाइम जोन का भी फायदा हो।
जैसे अमेरिकी कंपनियां मेक्सिको जा रही हैं, यूरोपियन कंपनियां पूर्वी यूरोप या उत्तरी अफ्रीका जा रही हैं। अच्छा, और फ्रेंड शोरिंग, ये दोस्ती वाला क्या है? फ्रेंच शोरिंग और भी आगे की बात है। इसमें कंपनियां उन देशों में प्रोडक्शन या सोर्सिंग ले जा रही हैं जिन्हें वो राजनीतिक रूप से भरोसेमंद मानती हैं, यानी अपने दोस्त देश, एलाइज। मतलब अब सिर्फ कॉस्ट नहीं देख रहे। नहीं, अब सिर्फ कॉस्ट या एफिशिएंसी नहीं देखी जा रही, जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, वैल्यूज, भरोसा, ये सब फैक्टर भी बिजनेस फैसलों में आ गए हैं। सप्लाई चेन की सिक्योरिटी और रिजिलियंस पर फोकस बढ़ गया है। मतलब बिजनेस के फैसले अब सिर्फ इकोनॉमिक्स पर नहीं, पॉलिटिक्स पर भी आधारित हो रहे हैं। ये तो बड़ा बदलाव है। और टेक्नोलॉजी का क्या? वो टेक्नोलॉजी डीकपलिंग की बात होती है कि दोनों देश टेक्नोलॉजी में अलग हो रहे हैं। ये शायद सबसे अहम और दूरगामी बदलाव में से एक है। टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया बढ़ती हुई दिख रही है, खासकर अमेरिका और चीन के बीच। कैसे? अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर हुआवे जैसी चीनी टेक कंपनियों पर कई पाबंदियां लगाईं, खासकर उन्हें एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स और चिप बनाने वाली टेक्नोलॉजी मिलने से रोका। हाँ, वो चिप्स वाला मामला तो बहुत बड़ा हो गया था। बिल्कुल। इसके जवाब में चीन अपनी घरेलू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए अरबों खरबों डॉलर लगा रहा है। वो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बन रहे हैं, एक अमेरिका और उसके सहयोगियों का जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और दूसरा चीन का जो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। दो टेक वर्ल्ड। हाँ, एक तरह से। इसे ही टेक्नोलॉजी डीकपलिंग कहा जा रहा है। इसका असर 5G, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग सब पर पड़ेगा। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका असर तो बहुत गहरा होगा। अच्छा, इन सब टेंशन के बीच रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स RTAs का कुछ हुआ? ऐसा लगता है कि जब ग्लोबल सिस्टम जैसे WTO कमजोर होता है तो रीजनल ग्रुपिंग मजबूत होती हैं। क्या ऐसा हुआ? हाँ, ये एक दिलचस्प पैराडॉक्स है। ग्लोबल लेवल पर तनाव बढ़ा, मल्टीलैटरलिज्म कमजोर हुआ, लेकिन रीजनल लेवल पर समझौते तेज हो गए। अच्छा, जैसे? कौन से? जैसे नवंबर 2020 में RCEP साइन हुआ, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP? इसमें कौन है? ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एरिया है। इसमें 10 आसियान देश और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं। चीन, जापान, कोरिया सब एक साथ? हाँ, दुनिया की करीब 30% आबादी और 30% GDP इसी ब्लॉक में है। और खास बात, इसमें अमेरिका नहीं है। ये तो बड़ा डेवलपमेंट है। उधर TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमेरिका हट गया था 2017 में। हाँ, ट्रंप ने हटा लिया था। तो बाकी 11 देशों ने, जिनमें जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको जैसे देश हैं, उन्होंने हार नहीं मानी और मिलकर CPTPP बना लिया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अच्छा, TPP का नया रूप। हाँ, और इसमें काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं लेबर, एनवायरनमेंट वगैरह को लेकर। और बाद में UK इसमें शामिल हुआ और चीन और ताइवान ने भी इसमें शामिल होने की अर्जी दी है। चीन ने भी? ये तो अजीब है। हाँ, ये दिखाता है कि रीजनल डायनामिक्स कितने बदल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी अपने अंदरूनी एकीकरण को मजबूत किया और जापान, कनाडा, वियतनाम जैसे देशों के साथ अलग से समझौते किए। तो हाँ, रीजनलिज्म मजबूत हुआ है। और पैसों के मामले में फाइनेंस, करेंसी, डॉलर वगैरह पर क्या असर हुआ इस ट्रेड वॉर का? करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी काफी बढ़ी। ट्रेड टेंशन जब पीक पर थी तो चीनी युआन डॉलर के मुकाबले गिरा भी। डॉलर का दबदबा तो ग्लोबल फाइनेंस में अभी भी है, वो रिजर्व करेंसी है। लेकिन चीन अपनी करेंसी युआन या रिनमिनबी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की कोशिश तेज कर रहा है। कैसे? दूसरे देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करके, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स में युआन में पेमेंट करके, और अब अपनी डिजिटल करेंसी, डिजिटल युआन को प्रमोट करके। डिजिटल युआन? हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में युआन का इस्तेमाल बढ़े और डॉलर पर निर्भरता कम हो। और क्या देश डॉलर से दूर जाने की सोच रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक। अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों, फाइनेंशियल सैंक्शंस का जिस तरह इस्तेमाल किया है, खासकर रूस पर, उसे कई देश सोचने लगे हैं कि डॉलर सिस्टम पर उनकी निर्भरता एक हथियार बन सकती है उनके खिलाफ। तो वो डाइवर्सिफिकेशन की सोच रहे हैं, जैसे गोल्ड रिजर्व बढ़ाना या दूसरी करेंसी में क्रिएट करना। तो फाइनेंस में भी बदलाव आ रहे हैं। अब अगर अलग अलग इंडस्ट्रीज पर देखें तो सबसे ज्यादा असर कहाँ दिखा? सेमीकंडक्टर का आपने जिक्र किया, ये कितना अहम है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तो इस पूरी कहानी का, इस जियो इकोनॉमिक कंपटीशन का बिल्कुल केंद्र बन रही है। क्यों? क्योंकि आज की हर एडवांस टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, AI, सुपर कंप्यूटर, एडवांस्ड वेपन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सब कुछ चिप्स पर ही चलता है। हाँ, चिप्स तो हर जगह है। और एक चिप बनाने की सप्लाई चेन अविश्वसनीय रूप से जटिल और ग्लोबल है। डिजाइन कहीं होता है जैसे अमेरिका में, फैब्रिकेशन कहीं और जैसे ताइवान या कोरिया में,
टेस्टिंग और असेंबली कहीं और, जैसे मलेशिया या चीन में, दर्जनों देशों की टेक्नोलॉजी और कंपनियां इसमें शामिल हैं। अच्छा। अमेरिकी पाबंदियों ने इस ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला दिया। अब चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है अपनी चिप इंडस्ट्री बनाने में। $10.5 बिलियन से ज्यादा का निवेश कर रहा है। $10.5 बिलियन? हाँ, उधर अमेरिका भी चिप्स एक्ट के जरिए $50 बिलियन से ज्यादा की सब्सिडी दे रहा है अपने यहाँ चिप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। यूरोप भी यही कर रहा है। तो सब अपने अपनी चिप इंडस्ट्री बना रहे हैं। हाँ, नतीजा ये हो रहा है कि शायद दो अलग अलग या कम से कम जुड़ी हुई सप्लाई चेन बन रही हैं। ये शायद कम एफिशिएंट होंगी, ज्यादा महंगी होंगी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को अब एफिशिएंसी से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और TSMC, सैमसंग जैसी कंपनियों का क्या, जो ताइवान और कोरिया में है? उनके लिए बहुत मुश्किल स्थिति है। वो दोनों के लिए चिप्स बनाती हैं। अब उन पर दबाव है कि वो किधर जाएं, किसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, किसको बेचें। वो जियोपॉलिटिकल क्रॉसफायर में फंस गई हैं। ये तो बड़ी दुविधा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर क्या असर हुआ? गाड़ियों की सप्लाई चेन भी बहुत ग्लोबल है। टैरिफ से अमेरिका में गाड़ियों और पुर्जों की लागत बढ़ी, कंज्यूमर्स के लिए कारें महंगी हुई। और अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs की रेस ने इसे और जटिल बना दिया है। EVs एक तरह से टेक्नोलॉजी कंपटीशन का हिस्सा बन गई हैं। EVs कैसे? क्योंकि EVs में चिप्स बहुत लगते हैं और सबसे जरूरी है बैटरी। बैटरी की सप्लाई चेन पर चीन का काफी दबदबा है, खासकर बैटरी बनाने के लिए जरूरी मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट की प्रोसेसिंग में। अच्छा, बैटरी मिनरल्स चीन में? प्रोसेसिंग ज्यादातर चीन में होती है। अब अमेरिका, यूरोप सब अपनी बैटरी सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए। ये भी एक रणनीतिक मुद्दा बन गया है। तो ऑटो इंडस्ट्री भी टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के बीच फंसी है। और खेती में सोयाबीन के अलावा क्या और भी चीजें प्रभावित हों? हाँ, खेती के व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जब चीन ने अमेरिकी सोयाबीन, पोर्क वगैरह पर टैरिफ लगाए, तो ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों के किसानों को फायदा हुआ। उनका एक्सपोर्ट चीन को बढ़ गया। उन्होंने अमेरिकी किसानों की जगह ले ली। अच्छा। इससे ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड के पैटर्न बदल गए। अमेरिकी किसानों को तो सरकारी मदद लेनी पड़ी। ये दिखाता है कि ट्रेड कैसे देशों के बीच रिश्तों को और इकोनॉमीज को बदल सकता है। और वो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात, वो क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स वो 17 एलिमेंट्स हैं जो बहुत सी हाईटेक चीजों में इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेट, बैटरी, डिफेंस इक्विपमेंट। हाँ। और इनके ग्लोबल प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में चीन का दबदबा है, करीब 80-90%। तो ये भी एक रणनीतिक हथियार बन सकता है। चीन ने पहले भी जापान के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। ये भी एक चिंता का विषय है पश्चिम के लिए। मतलब हर चीज में जियोपॉलिटिक्स घुस गई है। क्या कुछ विकासशील देशों को इससे फायदा भी हुआ? वो ट्रेड डाइवर्जन वाली बात, कौन से देश आगे निकले? हाँ, कुछ देशों को निश्चित रूप से फायदा हुआ। वो ट्रेड डाइवर्जन विनर्स बने, जैसा हमने पहले कहा। वियतनाम? हाँ, वियतनाम सबसे बड़ा उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते, फर्नीचर बनाने वाली कंपनियां चीन से निकलकर वियतनाम गईं। उनका अमेरिका को एक्सपोर्ट रॉकेट की तरह बढ़ा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी खूब आया। अच्छा, और कौन? मेक्सिको को भी फायदा हुआ, खासकर नियर शोरिंग ट्रेंड से और नए USMCA जो NAFTA की जगह आया समझौते से। अमेरिका के नज़दीक होने का फायदा मिला। ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोडक्शन बढ़ा। अब मेक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, चीन को पीछे छोड़कर। मेक्सिको, वाओ। और भारत? भारत ने भी कोशिश की कि वो एक विकल्प बने। मेक इन इंडिया को प्रमोट किया, PLI स्कीम्स लाई गईं, कुछ इन्वेस्टमेंट आया भी, जैसे एप्पल ने प्रोडक्शन बढ़ाया। लेकिन शायद इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चुनौतियों की वजह से भारत उतना फायदा नहीं उठा पाया जितना वियतनाम या मेक्सिको ने उठाया। पोटेंशियल बहुत है, पर उसे भुनाना होगा। और बांग्लादेश, कंबोडिया जैसे देश? उन्हें कपड़ा उद्योग, गारमेंट्स में फायदा हुआ, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स ने चीन के अलावा दूसरी जगहों से भी माल लेना शुरू किया, रिस्क कम करने के लिए। तो कुछ को फायदा हुआ, लेकिन क्या ये फायदा टिकाऊ है? ये देखना होगा, क्योंकि इन देशों पर भी अब दबाव है कि वो अपनी क्षमताएं बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारें। और अगर ट्रेड वॉर कम होता है तो शायद कुछ प्रोडक्शन वापस चीन चला जाए। और जो देश सिर्फ कच्चा माल बेचते हैं, कमोडिटीज बेचते हैं, जैसे तेल, मिनरल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के कई देश, उन पर क्या असर हुआ? उनके लिए ज्यादातर मुश्किलें बढ़ीं। ग्लोबल ट्रेड कम होने और खासकर चीन की ग्रोथ थोड़ी धीमी होने से कच्चे माल की मांग पर असर पड़ा, कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ा। चीन कई कमोडिटीज का सबसे बड़ा खरीदार है, तो जब उसकी इकोनॉमी थोड़ी सुस्त होती है तो इन देशों की एक्सपोर्ट इनकम कम हो जाती है। और कर्ज का क्या? वो BRI वाला? हाँ,
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से जुड़े कई विकासशील देशों में कर चुकाने की चिंताएं भी बढ़ गईं, क्योंकि ग्लोबल आर्थिक माहौल अनिश्चित हो गया था, उनकी एक्सपोर्ट कमाई कम हो गई थी और डॉलर महंगा हो रहा था, जिससे डॉलर में लिया गया कर्ज और मुश्किल हो गया। तो मतलब विकासशील देशों पर मिला जुला असर रहा, कुछ को फायदा कुछ को नुकसान। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अनइवन था। इन सब हंगामे के बीच WTO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहाँ थीं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो इसे रोक नहीं पाई? ऐसा लगता है कि नियमों पर आधारित व्यवस्था, रूल्स बेस्ड ऑर्डर चरमरा गई। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रेड वॉर ने ग्लोबल ट्रेड गवर्नेंस की कमजोरियां, खासकर WTO की कमजोरियां उजागर कर दी। कैसे? सबसे बड़ा झटका लगा WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को, जो उसका सबसे मजबूत पिलर माना जाता था। झगड़े सुलझाने वाला सिस्टम? हाँ, अमेरिका कई सालों से इसकी फंक्शनिंग से नाखुश था, खासकर उसके एपेलेट बॉडी से। तो उसने नई जजों की नियुक्ति रोक दी। जजों की नियुक्ति रोक दी? हाँ, नतीजा ये वो कि दिसंबर 2019 से WTO का एपेलेट बॉडी काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें कोरम ही नहीं है। तो मतलब अब क्या होता है? मतलब अब देशों के बीच व्यापार विवादों पर आखिरी फैसला देने वाला कोई प्रभावी मंच नहीं है। अगर कोई देश पहले पैनल के फैसले से सहमत नहीं है तो वो अपील कर सकता है, लेकिन अपील सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो सिस्टम एक तरह से ठप पड़ गया है। ये WTO के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो मतलब रेफरी ही मैदान से बाहर हो गया। रूल्स हैं पर उन्हें लागू करवाने वाला कोई नहीं। बिल्कुल यही स्थिति है। WTO में सुधार की बातें तो चल रही हैं, कैसे डिजिटल ट्रेड को रेगुलेट करें, सब्सिडी के नियम कैसे हों, सरकारी कंपनियों स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का क्या करें, लेकिन सदस्य देशों में खासकर अमेरिका और चीन के बीच सहमति बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नतीजा यह है कि देश अब WTO को बाईपास करके आपस में द्विपक्षीय बायलैटरल या छोटे ग्रुप्स में क्षेत्रीय रीजनल समझौते कर रहे हैं, जैसे RCEP, CPTPP। इससे ग्लोबल सिस्टम और ज्यादा बट रहा है, फ्रैगमेंटेड हो रहा है। ये तो चिंता की बात है। और देशों के अंदर राजनीति पर क्या असर हुआ इसका? ट्रेड पॉलिसी तो अब बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। हाँ बिल्कुल, ट्रेड पॉलिसी अब सिर्फ इकोनॉमिस्ट या ब्यूरोक्रेट्स का काम नहीं रही, ये किचन टेबल इशू बन गई है, बहुत ज्यादा राजनीतिक हो गई है। कैसे? देखो, जिन इंडस्ट्रीज को इंपोर्ट से खतरा होता है, जैसे स्टील या टेक्सटाइल, वो सरकार पर प्रोटेक्शन के लिए दबाव डालती हैं। उनके वर्कर्स, उनकी यूनियन आवाज उठाती हैं। हाँ। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे एग्रीकल्चर या टेक, या जो इंपोर्टेड सामान इस्तेमाल करती है अपनी फैक्ट्री में, वो टैरिफ का विरोध करती हैं, क्योंकि इससे उनका बिजनेस खराब होता है। अच्छा, मतलब देश के अंदर ही अलग अलग गुट बन जाते हैं। बिल्कुल। और पॉपुलिस्ट नेता अक्सर इकोनॉमिक नेशनलिज्म का नारा देकर अपने लोग पहले की बात करके वोट मांगते हैं। वो ट्रेड को एक विलन की तरह दिखाते हैं, जिससे देश की नौकरियां जा रही हैं। तो ट्रेड पॉलिसी पर बहस बहुत ज्यादा ध्रुवीकृत, पोलराइज्ड हो गई है। 2020 के बाद, खासकर अमेरिका में बाइडेन प्रशासन आने के बाद क्या स्थिति बदली है? क्या ट्रेड वॉर खत्म हो गया या तरीका बदला है? ट्रेड वॉर खत्म तो नहीं हुआ। बाइडेन प्रशासन ने चीन पर लगे ज्यादातर टैरिफ जारी रखे हैं, लेकिन तरीका थोड़ा बदला है, अप्रोच बदली है। कैसे? वो वर्कर सेंटर्ड ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं। मतलब ट्रेड पॉलिसी ऐसी हो जिससे अमेरिकी कामगारों को फायदा हो। अच्छा। दूसरा, वो सहयोगियों, एलाइज के साथ मिलकर काम करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते थे, बाइडेन एलाइज के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने की बात करते हैं। फ्रेंड शोरिंग का आइडिया इसी से निकला है। मिलकर काम करना। तीसरा, अमेरिका अब अपनी इंडस्ट्री को, खासकर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है, जैसे चिप्स एक्ट सेमीकंडक्टर्स के लिए और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट क्लीन एनर्जी और ईवीज के लिए। ये एक तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। मतलब सरकार खुद इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। हाँ, और चीन पर टेक्नोलॉजी पाबंदियां जारी हैं, बल्कि कुछ मामलों में और सख्त हुई हैं, खासकर एडवांस चिप्स और AI को लेकर। तो तनाव कम नहीं हुआ है, बस लड़ाई का मैदान और तरीके थोड़े बदल गए हैं। अब ये सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की लड़ाई ज्यादा है। समझ गई। बीच में कोविड-19 भी आया था, उसने भी तो सप्लाई चेन में बहुत असर डाला था। क्या उसने इन ट्रेंड्स को और तेज किया? बिल्कुल। महामारी ने सप्लाई चेन की नाजुकता को, वल्नरेबिलिटी को सबके सामने ला दिया। हाँ, वो मास्क, PPE किट्स की कमी। हाँ, और फिर बाद में चिप्स की कमी, जिससे कार प्रोडक्शन रुक गया। इसने सबको सिखाया कि सिर्फ एफिशिएंसी, मतलब लागत कम करना ही सब कुछ नहीं है। रेजिलियंस यानी मजबूती, किसी झटके को सहने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है। रेजिलियंस। बिल्कुल। अब कंपनियां और सरकारें दोनों सप्लाई चेन को ज्यादा रेजिलिएंट बनाने पर फोकस कर रही हैं।
डाइवर्सिफिकेशन करके, इन्वेंट्री ज़्यादा रखकर, प्रोडक्शन को घर के पास लाकर, नियर शोरिंग। तो हाँ, कोविड ने डीकपलिंग और रीशोरिंग फ्रेंडशोरिंग के ट्रेंड्स को और मजबूती दी। और आजकल क्लाइमेट चेंज की भी बहुत बात होती है ट्रेड के साथ जोड़कर। ये कैसे जुड़ रहा है? हाँ, ये एक नया और बहुत बड़ा आयाम जुड़ गया है ट्रेड पॉलिसी से। पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज अब ट्रेड नेगोशिएशंस का अहम हिस्सा बन रहे हैं। कैसे? एक बड़ा उदाहरण है यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी CBAM। CBM ये क्या है? ये एक तरह का कार्बन टैक्स है जो EU इंपोर्टेड सामान पर लगाएगा अगर वो सामान ऐसे देश से आ रहा है जहां कार्बन पर टैक्स कम है या नहीं है। मकसद है कि EU की कंपनियां उन देशों में ना चली जाएं जहां पर्यावरण नियम ढीले हैं, कार्बन लीकेज रोकना। अच्छा, तो मतलब ट्रेड पर क्लाइमेट टैक्स? हाँ, एक तरह से इससे भारत जैसे देशों के एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। इसी तरह देशों में होड़ लगी है कि कौन ग्रीन इंडस्ट्री को ज्यादा सब्सिडी देता है। सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। अमेरिका का IRA एक्ट इसका बड़ा उदाहरण है। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सप्लाई चेन, बैटरी मिनरल्स कहाँ से आएंगे, उनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, ये सब ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स के बड़े मुद्दे बन गए हैं। तो अब ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और क्लाइमेट ये सब आपस में जुड़ गए हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही जटिल हो गया है सब कुछ। तो इस पूरी चर्चा से, इस विश्लेषण से क्या मुख्य सबक या टेकअवेज निकलते हैं? क्या सीखा हमने? मेरे ख्याल से कुछ बातें साफ हैं, कुछ मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, ट्रेड वॉर में जीतना बहुत मुश्किल है। टैरिफ लगाना आसान है, पर इससे अक्सर दोनों तरफ नुकसान होता है। बातचीत और डिप्लोमेसी शायद ज्यादा बेहतर रास्ते हैं, हालांकि हमेशा सफल नहीं होते। इकोनॉमिक दबाव की अपनी सीमाएं हैं। हाँ, टैरिफ का बोझ तो घर पे ही पड़ा। बिल्कुल। दूसरा, आजकल के ट्रेड झगड़े सिर्फ व्यापार घाटे या इकोनॉमिक्स के नहीं हैं। इनमें नेशनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, राजनीतिक विचारधारा, वैल्यूज जैसे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत अहम हो गए हैं। लड़ाई बड़ी हो गई है। सही है। तीसरा, WTO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आज की हकीकत, डिजिटल ट्रेड, सरकारी पूंजीवाद, स्टेट कैपिटलिज्म, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए खुद को बदलना होगा, रिफॉर्म करना होगा, वरना वो अप्रासंगिक हो जाएंगी। इंस्टीट्यूशनल एडेप्टेशन जरूरी है। हाँ, WTO तो वैसे ही कमजोर लग रहा है। चौथा सबक, जैसा आपने कहा, टैरिफ का ज्यादातर बोझ लगाने वाले देश के ही कंज्यूमर और बिजनेस उठाते हैं। ये सोचना कि दूसरा देश कीमत चुकाएगा अक्सर गलत साबित होता है। पांचवां, सप्लाई चेन खत्म नहीं होती, वो रास्ता बदल लेती हैं। उनमें गजब की लचीलापन, प्लास्टिसिटी होती है, वो टूटती नहीं, मुड़ जाती हैं। हाँ, ट्रेड डाइवर्जन। छठा, टेक्नोलॉजी की लड़ाई अब पारंपरिक ट्रेड पॉलिसी से भी आगे निकल गई है। इसमें इन्वेस्टमेंट बैन, एक्सपोर्ट कंट्रोल, R&D सब्सिडी, टैलेंट पर कब्जा सब कुछ शामिल है। ये शायद सबसे अहम लड़ाई है आने वाले वक्त की। और सातवां, शायद सबसे बड़ा निष्कर्ष, ये है कि दुनिया एक ज्यादा फ्रैगमेंटेड, कम ग्लोबल और ज्यादा रीजनल होती हुई दिख रही है। अलग अलग आर्थिक गुट बन रहे हैं, जियोपॉलिटिकल ब्लॉक बन रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का वो दौर शायद पीछे छूट रहा है। तो कुल मिलाकर ये ट्रेड वॉर और बदलते वैश्विक समीकरण सिर्फ कुछ वक्त की उथल-पुथल नहीं लगते। ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में एक बड़े बुनियादी बदलाव का संकेत है। एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है शायद। अब आगे देखना ये है कि दुनिया सहयोग का कोई नया रास्ता निकाल पाती है, कोई नया मल्टीलैटरलिज्म बना पाती है, या फिर ये बिखराव, ये फ्रैगमेंटेशन और बढ़ता है। शायद अब हमें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार रहना होगा जो कम इंटीग्रेटेड, ज़्यादा बटी हुई और शायद ज़्यादा अनिश्चित हो। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, आगे का रास्ता अनिश्चित है। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions on general studies topics, subscribe to our channel. धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद।